अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खलील आज़म है। एक दोस्त के फरमाइश पे मैंने आज फैसला किया कि मैं आज आपको ओसीडी या वहम की बीमारी के बारे में बताऊं। तो ऐसे तो मैं तमाम बीमारियों के ऊपर जब बात करता हूं तो उसमें कुछ अपनी तरफ से मालूमात की आमेज़िश करता हूं और मैं आपको वो बातें भी बताता हूं जो कि टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड बातें होती हैं उन बीमारियों के हवाले से। लेकिन आए चंद बातें जो मैं आपको बताऊं। जो वेम की बीमारी है अमूमन नौजवानी की उम्र में स्टार्ट होती है, कभी कभी आ रही है बच्चों के अंदर भी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें मरीज़ की जो सबसे बड़ी अलामात में से एक अलामत होती है वो ये है कि उनको ख्यालात बार बार आते हैं। और जब उनको ख्यालात बार बार आते हैं तो उन ख्यालात के ऊपर वो बार बार अमल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको तसल्ली नहीं मिलती। वो कभी अपने हाथ बार बार धोता है, उनको जहन में ये ख्यालात आते हैं कि उनके हाथ साफ नहीं है। कभी कभी वो दरवाज़ा बार बार चेक करता है और कभी कभी उनको मजहबी नोयत के ख्यालात आते हैं और उनको लगता है कि जैसे उनसे कोई मजहबी हवाले से कोई गुस्ताखी सरजद हो रही है, जिसके लिए वो बार बार फिर मौलाना साहब से पूछते हैं, मुफ्ती साहब से पूछते हैं, या डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, या घर वालों से बार बार एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, या मरीज़ बार बार वज़ू करता रहता है, या जब वो गुस्ल परफॉर्म करता है तो उसको तसल्ली नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करता है, या कभी कभी वो अपने कपड़े बार बार चेक करता है और अपने कपड़े बार बार धोता है। तो अलामात मुख्तलिफ नोयतों के हो सकते हैं। और ये बीमारी मैं आपको इतना बता दूं कि जो मरीज़ होता है वो खुद भी सफ़र होता है और उसकी फैमिली वाले भी बड़ी सफ़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ़ीमेल पेशेंट है जिनका हस्बैंड उनके लिए वेट कर रहा है कि वो आके उनका काम करेगी, तो यकीन मानिए कि वो आपकी जो बीवी होती है वो सारा दिन लगी रहती है चेक करने में, हाथ बार बार धोने में, बाथरूम में सारा वक्त गुजारने में वो लगाती है। तो जाहिर है कि जो हस्बैंड उनके लिए वेट कर रहा होता है, उनके जो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो बहुत सफ़र करता है बेचारा। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है जिनको एग्जाम देना है और वो एक क्वेश्चन को बार बार चेक करता है, बार बार चेक करता है, तो अगले क्वेश्चन पे नहीं जा सकता क्योंकि उनको ओसीडी है। ये कुछ अलामात होती हैं जो कि पेशेंट्स की लाइफ को बहुत मिजरेबल बना देती है। पेशेंट के साथ साथ जो उनकी फैमिली वालों की लाइफ है वो भी बहुत मिजरेबल हो जाती है। और ये ओसीडी फिर वक्त के साथ साथ बढ़ती भी जाती है। और जब हम इनका इलाज करते हैं तो इलाज के लिहाज से भी ये कई नोयत की होती है। कुछ जो माइल्ड होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है और जो सिवियर होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है क्योर में। और कुछ ओसीडीज ऐसी भी होती हैं जिनके साथ मरीज़ के अंदर दूसरी भी बीमारियों की अलामात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो ट्रीटमेंट नॉन कंप्लायंस है या कोई पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मरीज़ का इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मरीज़ को बसा औकात मल्टीपल मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट से गुजारना पड़ता है। तो ये मैंने आपको ओसीडी के हवाले से चंद मालूमात दी। उम्मीद है कि ये जब आप अपने जो आपका मरीज़ होगा या आपके आसपास जो आपका मरीज़ होगा तो वो आपको आसान बना देगा, ये डिस्क्रिप्शन आपको आसान बना देगा जब आप अपनी इस डिस्क्रिप्शंस को मैच करेंगे या कंपेयर करेंगे अपने उस मरीज़ के साथ। तो ये तो हो गया मरीज़ की अलामात के हवाले से, थोड़ा सा मैंने उसका जिक्र किया। मरीज़ को क्या हम ओसीडी डायग्नोस करते हैं तो उसके लिए कोई टेस्ट भी करते हैं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अमूमी तौर पर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है और मरीज़ की अलामात की बुनियाद पर हम उसको डायग्नोस करते हैं। और कुछ ऐसे स्केल्स भी हैं जिससे सिविरिटी के सिम्टम्स को हम रेट करते हैं और उस रेटिंग की बुनियाद पर हम आपको बताते हैं कि अभी ये कितनी सीवियर ओसीडी है। इलाज के हवाले से कुछ मेडिकेशन से पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही क्लासिक मेडिसिन है जिसको क्लोमिफ्रामीन कहते हैं। वो क्लोमिफ्रामीन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ओसीडी के मैनेजमेंट में। इसके अलावा दूसरे जो सेफर मेडिकेशन हैं जिनको एसेसराइज कहा जाता है, उन एसेसराइज को भी यूज़ किया जाता है ओसीडी
के ट्रीटमेंट के अंदर। और साइकोथेरापी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और साइकोथेरापी में ERP एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक बिहेवियरल थेरेपी का एक कंपोनेंट है, जिसमें हम पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं और उनको बार बार जिस चीज़ से उनको वहम आती है उसको एक्सपोज करवाते हैं, और फिर हम उनके रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करते हैं कि उन्होंने जिस तरह अपने आप को रोकना होता है, बार बार नहीं चेक करना होता, हाथ बार बार नहीं धोने होते, या हम उनको फोर्स करते हैं कि वो एक काम करते हुए ज़्यादा टाइम ना लगाएं। तो ये एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का जो कंपोनेंट है उसको हम मेडिकेशन के साथ जब हम ऐड करते हैं तो पेशेंट्स की रिकवरी के इम्कानात और रोशन हो जाते हैं। हम अपने तौर पर यहाँ पर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कल्चरली मॉडिफाइड टेक्निक, यानी हमारे कल्चरल के हिसाब से, हमारे सोशो इकोनॉमिक हालात के हिसाब से और यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से भी हमें ट्रीटमेंट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है। और मेरे पास जब ये मरीज़ आते हैं तो मैं इनको नित नए इनोवेटिव तरीके ढूंढकर उनको उसके ट्रीटमेंट के साथ मिला के ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। तो जो देखने में आया है वो ये कि बहुत सारे मरीज़ों को हम हेल्प आउट कर लेते हैं, बहुत मरीज़ ठीक भी हो जाते हैं, और ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार रिलैप्स से गुजरना पड़ता है। लेकिन बहरहाल उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और OCD के ट्रीटमेंट को हेल्प किया जा सकता है। पुराने दौर के हिसाब से एक बड़ा मशहूर कॉल है कि वहम का इलाज तो लुक़मान हकीम भी नहीं कर सकता था। तो वो बात एक हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर आप मरीज़ को वहाँ तक ले जाए जहाँ पर वो ये फैसला करें और उनके अंदर एक इनसाइट आ जाए और वो उस ट्रीटमेंट पे आ जाए, और थेरेपिस्ट और डॉक्टर, पेशेंट और फैमिली का अगर इस किस्म का एक ट्रायंगल बन जाए जिसमें वो अपने अपने लेवल पे काम करें पेशेंट के साथ, तो आप यकीन मानिए कि OCD को हेल्प किया जा सकता है। OCD काबिल इलाज है, और बहुत सारे मरीज़ ठीक होते हैं। मैंने खुद बहुत सारे मरीज़ों को ठीक होते हुए देखा है, और जितनी आप साइकोथेरापी और मेडिकेशंस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और जितनी आप इनोवेशन से और पेशेंट्स की रियलिटी के हिसाब से इंडिविजुअली टेलर करते हैं ट्रीटमेंट को, तो उतना ही रिकवरी के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज मैंने OCD पे छोटी सी बात कर दी। इंशाल्लाह आइंदा किसी दूसरी बात पर बात करेंगे। शुक्रिया।